हाय एवरीवन, वेलकम टू जिनॉन एकेडमी। तो हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम गेट 2020 के पूछे गए क्वेश्चंस को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आप प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम का अपलोड कर दिया है और आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू साइड्स ऑफ अ फेयर कॉइन्स आर लेबल्ड एज 0 and 1. The coin is tossed 2 times independently. Let M and N denote the labels corresponding to the outcomes of those tosses. For a random variable x defined as x equal to minimum Mn, the expected value of x. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक कॉइन है जिस पे लेबल्ड है 0 and 1। कॉइन पे जनरली हेड एंड टेल होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, कॉइन दिया है और कॉइन को लेबल्ड किया है 0 and 1 से। तो कॉइन के एक तरफ होगा 0 एंड सेकंड तरफ होगा 1। उस कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, 2 टाइम्स टॉस करना है, और जो भी आउटकम्स आएंगे उसको डिनोट करना है M and N से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो 0 मिल सकता है या 1 मिल सकता है, ठीक है। अब उसको सेकंड बार अगर टॉस करते हैं, सेकंड बार टॉस करेंगे तो जो 0 था उससे 2 पॉसिबल केस होंगे और जो 1 था उससे 2 पॉसिबल केस आएंगे। 0 के बाद क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 1 0 आ सकता है और 1 1 आ सकता है, ठीक है। ये टोटल केसेस बन गए। तो इन आउटकम्स को डिनोट किया गया है M and N से। तो एम एन से हम डिनोट कर देते हैं। एक आउटकम 0 0 हो सकता है, दूसरा 0 1 हो सकता है, तीसरा 1 0 एंड फोर्थ वन 1 1। अब एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया गया। रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया गया x इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। मीन्स ये दिया गया है x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। तो हम रैंडम वेरिएबल x को बना लेते हैं 1 by 1। जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस में एम एन दोनों इक्वल है, तो मिनिमम की बात आएगी तो दोनों ही इक्वल हैं, तो 0 and 0 में मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 0 and 1। 0 and 1 में क्या है मिनिमम, 0। 1 and 0, 1 and 0 में मिनिमम 0 एंड 1 1, 1 1 में मिनिमम 1। ये हमारा रैंडम वेरिएबल x बन गया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले इनकी प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कंसीडर करिए कि टोटल सैंपल स्पेस है। तो इसमें कितनी बार 0 आए हैं, टोटल 4 सैंपल स्पेस है, जिसमें से 0 कितनी बार आए, 3 बार 0 आए। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू कितने फेवरेबल केस हो जाएंगी, 3 और टोटल केस 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3/4। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैसे हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हम लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि एक बार आया है तो 1/4। तो यहाँ से हमें 0 की प्रोबेबिलिटी मिल गई एंड 1 की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समीशन i, यहाँ पे लगा देते हैं x ऑफ i प्रोबेबिलिटी ऑफ p x i। यहाँ पर i जो होगा इंटीजर वैल्यू होगा, x1 p1 प्लस x2 p2। इस टाइप से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर टोटल केस कितने हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर कितना 4 टाइम्स करना है हमें, तो 4 टाइम्स और यहाँ पर एक्स आई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे एक्स आई पी एक्स आई, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो पहला x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ 1, x ऑफ 1 हम क्या ले सकते हैं, 0। मीन्स हम यहाँ पर 3 बार 0 है, एक बार 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस सेकंड केस में 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। फिर थर्ड में आ जाते हैं, क्या होगा 0
probability of 0, and last one 1 into probability of 1 into probability of 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इन तीन टर्म्स में तो मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो ये तीन टर्म तो आपके 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला टर्म बचेगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है जिसकी वैल्यू 1/4 है, तो 1 इंटू 1/4 दैट मीन्स 0.25 आपका फाइनल आंसर, 0.25 इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू -∞ to ∞ w of t phi of t dt गिवन है, वेयर फाई टी डिफाइन किया है, t की वैल्यू 5 से 7 के बीच में इसकी वैल्यू 1 रहेगी, अदरवाइज 0। यहाँ पर w ऑफ t को उसने गॉसियन रैंडम वेरिएबल बताया है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, एंड उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में SWF की वैल्यू 3 वॉट्स पर हर्ट्ज फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी। हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ y, तो आइए कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस ऑफ y, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ to ∞ w ऑफ t phi t dt। अब हम phi t के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पर phi t दिया हुआ है 1 5 to 7 के बीच में, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा 5 to 7 और phi t की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पर w ऑफ t भी एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल में ये एक तौर से PSD पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है SWF इक्वल टू 3 वॉट्स पर हर्ट्ज। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें क्या वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 to 7 w स्क्वायर ऑफ t dt। इसका एक्सपेक्टेशन निकालें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर 5 to 7 एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t dt। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t को अगर हम ऑटो कोरिलेशन के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं RW ऑफ 0। वो कैसे, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t को हम ऐसा लिख सकते हैं w ऑफ t इंटू w ऑफ t माइनस ऑफ 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा RW दिस माइनस दिस, RXX टाउ आता है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के फॉर्म में RW ऑफ 0। अब इस RW ऑफ 0 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में बात करें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन के बीच में एक रिलेशन होता है, उस फॉर्म में हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -∞ to ∞ SW ऑफ f df, SW ऑफ f df। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है SW ऑफ f df की किसी भी पूरी फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए -∞ to ∞ देख रहे हैं, लेकिन पूरी रेंज में इसकी ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 3 वॉट्स पर हर्ट्ज। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ w स्क्वायर ऑफ t की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, इसमें पुट कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 5 to 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 dt, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू t 5 to 7, इसको सॉल्व करिए 3 7 minus 5 3 into 2 that means 6 is the final answer। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है अ बाइनरी रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू +2 और -2, द प्रोबेबिलिटी px इक्वल टू +2 इक्वल टू अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंट्रोपी ऑफ x इज मैक्सिमम।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है x की वैल्यूज +2 और -2 दी गई है, जिसमें x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी है अल्फा, x इक्वल टू -2 की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं है पता, और कंडीशन दी गई है एंट्रोपी इज मैक्सिमम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए रैंडम वेरिएबल x की दो वैल्यूज दी गई हैं +2 और -2। अब मैक्सिमम एंट्रोपी कब होती है, जब जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। तो यहाँ पर दो ही इवेंट्स है +2 एंड -2, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू +2 की पता है हमें कितनी, अल्फ़ा, तो यही किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2। तब अब दो ही इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दो इवेंट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगी वैल्यू 1/2। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिटेड अ ब्लॉक ऑफ n बिट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिकोडिंग अ बिट इज अल्फा, द एरर इवेंट ऑफ ईच बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द error events of the other bits. The received block is declared erroneous if at least one of its bits is decoded wrongly. The probability that the received block is erroneous. आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल ट्रांसमिटेड ब्लॉक n है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन अ बिट को अल्फा से डिनोट किया गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में, एट लीस्ट वन ऑफ इट्स बिट इज डिकोडेड रॉन्गली। इस केस, ये केस दे रखा है, एट लीस्ट वन ऑफ इट्स बिट इज डिकोडेड रॉन्गली, मतलब कम से कम एक बिट रॉन्गली डिकोड किया गया है, कम से कम एक बिट रॉन्गली डिकोड किया गया है, तब द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव ब्लॉक इज एरोनियस। तो हमें कैलकुलेट करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव ब्लॉक इज एरोनियस। ये चार ऑप्शन गिवन है। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, टोटल ब्लॉक्स हमें कितने दे रखे हैं, टोटल ब्लॉक्स है हमारे पास n, टोटल ब्लॉक्स n दे रखे हैं, जिसमें एक सिंगल बिट में भी अगर एरर है तो उसे कैसे डिनोट किया गया, अगर सिंगल बिट में भी एरर है तो अल्फा से डिनोट किया गया। अगर इस केस को हम लेकर चले, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स बिट इज डिकोडेड रॉन्गली, कम से कम एक बिट में एरर होगा, तब हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर हम इसका रिवर्स देखें कि क्वेश्चन में पूछा गया एटलीस्ट वन बिट, तो करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट तब रिसीव होगा जब किसी भी बिट में एरर नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब किसी भी बिट में हमारा क्या हो, एरर नहीं हो। तो उसको कैसे करेंगे, NC0 P e to the power of 0 1 माइनस ऑफ पी ई टू द पावर ऑफ n-0। तो ये हमारा करेक्टली, जो भी करेक्ट बिट होगी उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो करेक्ट के लिए क्या होगा, PC यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, NC0 अल्फा टू द पावर ऑफ 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस ऑफ अल्फा टू द पावर ऑफ n। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द रिसीव ब्लॉक इज एररनियस, मींस उसमें एरर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एरर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो एरर होने की हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस ऑफ दिस, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा टू द पावर ऑफ n। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। इस क्वेश्चन में एक फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन दे रखी है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैसेज सिग्नल MT हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द SPMT एंड SFMT आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ KP अपॉन KF इज। तो हमें रेशियो फाइंड करना है KP एंड KF का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है SPMFT इक्वल टू कॉस 1000 पाई टी प्लस KP इंटू MT। सिमिलरली SFMT कॉस 1000 पाई टी प्लस KF इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू T M ऑफ T। तो हमें क्या फाइंड करना है, KP एंड KF का रेशो, KP एंड KF का रेशो। अब उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन आपको गिवन रहेगी। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ
इन दोनों की जो भी हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हो वो आपस में इक्वल हो, देन द रेशो। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हम करेंगे। क्वेश्चन में बताया क्या गया है कि इक्वल है दोनों की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो हम भी क्या करेंगे, दोनों की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिग्नल के साथ। पहला सिग्नल क्या दिया है, एस पी एम ऑफ टी। तो एस पी एम ऑफ टी को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 1000 पाई टी प्लस ऑफ के पी इंटू एम ऑफ टी। तो देखिए फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो यहाँ पर जो भी एंगल है इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, थीटा आई ऑफ टी से। थीटा आई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, 1000 पाई टी प्लस ऑफ के पी एम टी। हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होती है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000 पाई प्लस ऑफ के पी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी। अगर 1/2 पाई से डिवाइड कर दें, 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा आई ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 500 प्लस ऑफ के पी डिवाइड बाई 2 पाई, के पी डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी। तो हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ आई इज इक्वल टू 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा आई टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, जो कि किसके बराबर आई है, 500 प्लस ऑफ के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ एम टी। तो इंस्टेंटेनियस हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 500 प्लस ऑफ के पी अपॉन 2 पाई, के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ एम टी। ठीक है, अब ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, 500 प्लस ऑफ के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ एम टी। ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम जो एफएम सिग्नल दिया हुआ है इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें गिवन है एस एफ एम टी इज इक्वल टू कॉस 1000 पाई टी प्लस ऑफ के एफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एम ऑफ टी डी टी। इसको भी सिमिलरली हम थीटा आई टी से इसको थीटा आई टी से इक्वेट कर लेते हैं। थीटा आई टी हमें क्या है, 1000 पाई टी प्लस ऑफ के एफ माइनस इन्फिनिटी टू टी एम ऑफ टी डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और 1/2 पाई से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 500 मिल जाएगा प्लस के एफ अपॉन 2 पाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन खत्म, क्या मिलेगा, ओनली मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी डी टी। तो यही हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफएम के केस में कितना आ गया, 500 प्लस ऑफ के एफ अपॉन 2 पाई एम ऑफ टी। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि जो हमने पीएम के लिए जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाली वो और जो एफएम के केस में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकाली वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, 500 प्लस ऑफ के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी ऑफ एम टी इक्वेट कर दिया हमने इसके साथ 500 प्लस ऑफ के एफ अपॉन 2 पाई एम ऑफ टी। 500 से 500 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा और क्या कैंसिल हो सकता है,
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो सकता है। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, KP अपॉन KF की। तो KP अपॉन KF क्या आएगा, KP अपॉन में KF क्या आएगा, KP डिवाइड बाई KF इक्वल टू MT अपॉन D बाई DT ऑफ MT। अब देखिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कब कैलकुलेट की जाती है, जब इसकी हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेंगे एम ऑफ टी की। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। तो इस रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ एम ऑफ टी या मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम ऑफ एम ऑफ टी अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एम टी। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में मैसेज सिग्नल एमटी की तो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 10, हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए पहले हमने ये बनाया मैसेज सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ये हमें गिवन है 1367। अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, 0 है, तो यहाँ तक वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0। 3 पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो 3 का कितना स्लोप है 10/3, सॉरी यहाँ इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे कितना है, ये एम्पलीट्यूड 10 है और ये 2 है, तो 10/2 5, 10/2 5, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 5। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है तो हमें क्या देगा 0, एंड 6 to 7 पे हमें क्या मिल रहा है 10/1 यानी -10, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है -10, ये डी बाई डी टी ऑफ एम टी है। तो एम टी की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और डी बाई डी टी ऑफ एम टी की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। For the modulated signal xt equal to mt cos 2 pi fct, the message signal mt equal to 4 cos 1000 pi t, and the carrier frequency fc is 1 megahertz. The signal xt is passed through a demodulator as shown in the figure. The output y of t of the demodulator is, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये xt दिया है mt इंटू कॉस 2 pi fct और mt की वैल्यू ये गिवन है, और ये हमें एक सर्किट डायग्राम ऐसा बनाकर गिवन है। तो देखिए पहले हमारे पास यहाँ पर कोई सिग्नल xt आ रहा है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos 2 pi fc प्लस 40t का, फिर ये मल्टीप्लाइड xt विद दिस सिग्नल मल्टीप्लाइड एंड देन पास थ्रू अ लो पास फिल्टर। फिर लो पास फिल्टर क्या करेगा, कुछ फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा और जो 510 हर्ट्ज से -510 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज है केवल उनको पास होने देगा। तो हमें बताना है y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, कौन सा सिग्नल होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले xt। तो हमें x ऑफ t क्या गिवन है क्वेश्चन में, xt की वैल्यू गिवन है m ऑफ t mt cos ऑफ 2 pi fct, ठीक है, ये xt की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। और अब हम यहाँ पर mt की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xt इक्वल टू mt है 4 cos ऑफ 1000 pi t इंटू कॉस ऑफ 2 pi fct। तो ये हमें xt मिल गया, xt की वैल्यू ये है। अब xt का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, cos 2 pi fc प्लस 40t के साथ, और यहाँ पर कुछ सिग्नल आएगा। तो लेट्स एज्यूम दैट कि यहाँ पर x1t है, तो x1t हमें क्या मिलेगा, x1t इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ तक जो भी xt है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो इस पूरे सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 4 cos 1000 पाई टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू ऑफ कॉस 2 पाई एफ सी प्लस 40t। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसको और ओपन कर देते हैं। देखिए अगर इन दोनों को ओपन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, a/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो उससे अगर हम इसको ओपन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, a/2 होगा तो 4/2 बाहर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ दिस प्लस दिस। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, एफ सी प्लस यहाँ से भी 2 पाई बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 500t प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी माइनस 500t एंड मल्टीप्लाई विथ दिस सिग्नल जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस 40 इंटू टी। ठीक है, तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1t इक्वल टू 4/2 सॉल्व होकर 2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस ऑफ 500t इंटू दिस cos 2 पाई एफ सी प्लस 40t इंटू cos 2 पाई एफ सी प्लस ऑफ 40t प्लस क्या मिलेगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी माइनस 500t इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस 40 इंटू टी। ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक हो गया ये। अब 2 पार्ट में ब्रेक होने के बाद इसको और फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी और यहाँ पे भी cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसको और कैसे सॉल्व हो जाएगा, x1t इक्वल टू, अब देखिए ये cos a इंटू कॉस बी, तो ये 1/2 आएगा बाहर तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos ऑफ 2 पाई, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस 500 प्लस ऑफ एफ सी प्लस 40, तो ऐड होके क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस ऑफ 540 प्लस कॉस ऑफ, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस 500 माइनस एफ सी माइनस 40, तो एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट, 500 माइनस 40 मीन्स 460 टी। ऐसे नीचे जो ये जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2 पाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एफ सी 2fc माइनस 500 में से 40 गया माइनस 460 टी प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, एफ सी माइनस एफ सी कैंसिल आउट, माइनस 400 एंड माइनस 40 मीन्स माइनस 540 टी। ये हमारा फाइनल x1t हो गया। अब इस x1t को हमें एक लो पास फिल्टर से गुजारना है, एक लो पास फिल्टर से गुजारना है जिसकी फ्रीक्वेंसी -510 से प्लस 510 हर्ट्स है, -510 से प्लस 510 हर्ट्स से इसको गुजारना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए क्वेश्चन में गिवन है एफ सी इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स, तो एफ सी तो ऑलरेडी 1 मेगा हर्ट्स से इस रेंज से बाहर है, तो एफ सी के साथ अगर कुछ ऐड होगा तो वो भी क्या होगा हमारा, इस रेंज से बाहर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो हम इसी में देख लेते हैं, देखिए ट्वाइस ऑफ एफ सी प्लस 540 मीन्स ट्वाइस ऑफ मेगा हर्ट्स प्लस 540, तो वो इस रेंज में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा। इसको देखते हैं,
कॉस ऑफ 2 पाई 460t, 460t इसकी रेंज में है, यस 510 से कम है, तो ये हमारा सिग्नल पास हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, cos 2 पाई 2fc माइनस 460, तो देखिए ट्वाइस ऑफ fc कितना हो जाएगा 2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 460, तो 2 मेगाहर्ट्ज से 460 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये भी 510 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट हम देख लेते हैं, cos 2 पाई माइनस 540t, 2 पाई इंटू माइनस 540, 540 इस ब्लॉक इस रेंज से बाहर है, तो ये भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इससे पास होने के बाद जो आउटपुट y ऑफ t हमें क्या मिलेगा, क्या पास हो रहा है, cos ऑफ 2 पाई इंटू 460t, दैट मीन्स cos ऑफ 920 पाई t, ये हमारा y ऑफ t है, यही आंसर है। तो ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन इज इन द इंटरवल ऑफ -2 to 10। तो x एक रैंडम वेरिएबल है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है -2 से 10 के बीच में, और हमें एक दूसरा रैंडम वेरिएबल y गिवन है, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 6। तो हमें फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें x गिवन है, x जो गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड -2 to 10, इसको हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, -2 से 10 के बीच में इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये रैंडम वेरिएबल x का PDF है। अब इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी PDF का एरिया जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसका एरिया इक्वल टू 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, देखिए इसको ऐड कर देते हैं, 10 + 2 12, टोटल लेंथ 12 है, तो इसके एरिया 1 करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/12। ठीक है, तो इस x इक्वल टू रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल का हमने यहाँ पे PDF बना लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैसे लिखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, देखिए वहाँ पे आप शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7 इंटरसेक्शन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए y लेस देन इक्वल टू 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे y लेस देन इक्वल टू 7, y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम x क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 6 को उधर भेजेंगे तो 7 + 6 13, 13 डिवाइड बाई 2 यानी 6.5। तो y लेस देन इक्वल टू 7 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 6.5। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, y लेस देन इक्वल टू 7 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 7 की जगह हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 6.5 इंटरसेक्शन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अभी ऊपर वाले टर्म का इंटरसेक्शन हमें क्या दे देगा, इंटरसेक्शन देगा, देखिए x की वैल्यू 6.5 से छोटी होनी चाहिए एंड 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए एंड 6.5 से छोटी होनी चाहिए, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसका PDF फाइंड गिवन है, तो PDF से हम इजीली ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर PDF है तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए x की वैल्यू 5 to 6.5 के बीच में है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे 6.5 होगा। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, 6.5 से 5 के बीच की ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी 1.5 एंड ये हाइट कितनी होगी 1/12। तो 1.5 इंटू 1/12
1.5 इंटू 1/12 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी और मैक्सिमम कहाँ है 10 है, तो हम टोटल ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 to 10 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 और हाइट कितनी है 1/12, तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/12। इसको कैलकुलेट करेंगे 1/12 से 1/12 कैंसिल आउट 1.5/5, तो ये कितना हमें प्रोबेबिलिटी हमें कितना मिल जाएगा 0.3, ये हमारा आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा आज कम्युनिकेशन के गेट 2020 में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है और अब फर्दर हम गेट 2019 2018 ऐसे सॉल्व करेंगे और अगली सीरीज़ भी आप ज़रूर देखिए।